विषय इतिहास। आज हम भारतीय कला के बारे में देखेंगे। लगभग 5 शताब्दियों से भारत के अंदर कला का निरंतर प्रवाह होता रहा है या विकसित होती रही है और भारतीय कला का विस्तार असीम है। इसमें जो है वो अत्यंत, अगर हम प्राचीन रूप में देखें और नव प्रस्तर युगीन मानव ने भी जो है वो कला को प्रस्तुत किया। जब से उसने जो है वो गीली मिट्टी से फूस से मकान बनाना शुरू किया और वहां से फिर हम सैंधव कला और उसके बाद मौर्य कला देखते हैं। तो भारत के अंदर जो है वो कला का विस्तार बहुत अधिक रहा है। इस कड़ी में हम सबसे पहले जो है वो सैंधव कला के बारे में देखेंगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई है उसके अवशेषों में सैंधव कला की जानकारी हमें मिलती है। और मोहनजोदड़ो सभ्यता के जो शहर थे, नगर थे, वो एक निश्चित पैटर्न में बनाए गए थे। एक रेक्टेंगुलर जो है वो एरिया लिया जाता था और 90 डिग्री एंगल पर जो है वो सड़कें और नालियां बनाई गई थी। पूरे शहर को जो है वो बॉक्सेस में या स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया था और सड़कें जो है बड़ी सड़कें और फिर बड़ी सड़कों से छोटी सड़कें जो मकान को जोड़ती थी, ये सब जो है वो 90 डिग्री एंगल पर बनाई गई थी और इन रोड्स के पैरेलल जो है वो नाली बनाई गई थी। तो जैसे जैसे रोड होती थी इनके पैरेलल में नाली बना के और शहर के बाहर जो है इसको निकाला जाता था। सड़कें जो है वो पक्की होती थी और नालियों को भी ईंटों से जो है वो पक्का बनाया जाता था। उसको ईंटों से कवर किया था। ओपन ड्रेन्स नहीं होते थे, जिसके कारण जो ओपन ड्रेन ना होने से उसमें मिट्टी और कचरा नहीं आता था। तो क्लोज ड्रेन्स होते थे, कवर्ड होते थे, ईंटों से कवर्ड होते थे। बीच बीच में मैनहोल्स होते थे जिससे कि समय समय पर उसकी सफाई की जा सके। इस ग्रिड पैटर्न के अंदर जो है वो मकान बनाए गए थे। मकान दोनों तरह के होते थे, एक मंजिला भी होते थे, 2 मंजिले भी होते थे। मकान ईंटों का बनाया जाता था, बाहर की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी, आंगन एक बीच में होता था, उसके चारों तरफ कमरे होते थे, एक तरफ रसोई होती थी, एक तरफ बाथरूम होते थे। बाथरूम्स का फर्श जो है वो पक्की ईंटों का बना होता था और उसमें जो है वो ढाल दिया जाता था जिससे कि पानी की निकासी जो है बाहर की हो जाए। अब यहाँ पर दीवारें ईंट की बनाई जाती थी, लेकिन उसमें चूना भी जो है वो मिलाया जाता था मजबूती देने के लिए। और लगभग जो है वो 25 फीट ऊंचाई के मकान भी मिले हुए हैं। और जनरली जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी उसमें सीढ़ियां बनी होती थी ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियां जो है वो सकरी और ऊंची होती थी और जो है इस सभ्यता में एक विशेष जो स्नान गृह जैसा मिला है, ये एक विशेष है। इसमें जो स्नान गृह है इसमें इसका फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बनाया गया है और उसे चिकना और साफ रखने का प्रयत्न किया गया है। स्नान गृह जो है वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, एक गृह बनाए जाते थे। और इसी से जुड़ी हुई बात है कि विशाल जलाशय है, मोहनजोदड़ो की इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण है और यह जलाशय पक्की ईंटों का बना, इसकी दीवारें जो है बहुत मजबूत है और इसके अंदर जाने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं और इसके चारों ओर एक गैलरी बनी हुई है। ये जलाशय जो है 39.5 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। अब जलाशय में पानी भरने के लिए और निकासी के लिए नल भी थे, क्योंकि नेचुरली पानी भरने के लिए और उसको निकालने के लिए भी रास्ता होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक पानी अगर बिना बदले रखा जाए तो खराब हो जाता है। तो उसकी
सफाई का भी पर्याप्त ध्यान रखना पड़ता है। तो निकासी और भरने दोनों के लिए जो है वो एक्सक्यूज मी नल दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है जिसको कि हम मंदिर का रूप कह सकें। हाँ, मोहनजोदड़ो के प्रमुख खेड़े के पास एक बौद्ध स्तूप है और ये माना जाता है कि ये स्तूप जो है वो किसी बहुत बड़ी मंदिर के ऊपर बनाया गया है और वो उसकी पुख्ता जानकारी तभी हमें मिल सकती है जबकि उस स्तूप को गिराकर जो है वो नीचे से खुदाई की जाए। कला की दृष्टि से सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखें तो कलात्मक मुद्राएं भी मिली हैं और धातु, पत्थर व मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी हैं। मुद्राएं भी कलात्मक है, मूर्तियां भी हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में से सबसे अच्छी मूर्ति एक मिली है जो कि कमर से नीचे टूटी हुई है और इसमें मनुष्य को एक चोगा पहना हुआ दिखाया है जो एक हाथ से नीचे से आ रहा है और दूसरे कंधे के ऊपर से जा रहा है। और इसमें एक मूर्ति पुरुष की मूर्ति है जिसकी मूछें जो है, लेकिन मूछें तो उसकी मुंडी भी है लेकिन दाढ़ी जो है उसकी छोटी छोटी दाढ़ी दिखाई देती है और मूर्ति में वो जो मनुष्य या पुरुष दिखाया गया है उसकी आंखें बंद है और वो ध्यान मग्न है। फिर स्त्रियों की मूर्तियां भी बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं और इसमें जो है प्रायः जो औरत की मूर्ति है वो नग्न दशा में बनाई गई है और कमर के नीचे एक जो है वो कपड़ा दिखाया गया है और मूर्ति जो है वो उसमें बहुत सारे आभूषण भी पहने हुए दिखाए गए हैं। तो अब इसमें संभवतः मूर्ति जो स्त्रियों की होती थी वो पूजा के लिए काम में आती होगी। फिर एक मुद्रा ऐसी मिली है जिसमें नग्न देवता की आकृति है और जिनके 3 मुख हैं और सर के ऊपर सींग बने हैं और इस मूर्ति के चारों ओर जो है वो इसके 3 मुख होने के साथ साथ चारों ओर जो है पशु, हिरण, गैंडा, हाथी, शेर, भैंस की आकृतियां बनाई गई हैं और ये आकृति पशुपति नाथ शिव की मानी जाती है। ऐसी 3 मुद्राएं जो है उसमें हमें ये मूर्ति मिली है। तो इसका मतलब मूर्ति कला जो है वो उस समय उन्नत अवस्था में थी। फिर इस काल में बर्तन भी बनाए जाते थे जो कि मिट्टी के भी होते थे लेकिन पत्थर और धातु के भी बर्तन जो है वो मिलते थे। और खुदाई में एक विशेष फूलदान मिला है जो कि हाथी दांत का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है और उसके ऊपर अनेक प्रकार के रेखा चित्र भी जो है वो उत्कीर्ण किए गए हैं। और ये इससे हमें पता चलता है कि सैंधव काल में हाथी दांत के शिल्प का भी प्रयोग किया जाता था, शिल्प के लिए प्रयुक्त किया जाता था या प्रयोग में था। आभूषण भी बहुत सारे मिले हैं, चांदी के आभूषण मिले हुए हैं। इसमें जो है कई तरह के आभूषण है, गले के हार, बाजूबंद, चूड़ियां, कर्णफूल, झुमके, नथ आदि ये बड़ी संख्या में मिले हैं। इसमें जो है वो सोने के भी मिले हैं आभूषण, चांदी के भी मिले हैं और बहुमूल्य पत्थर, लाल, पन्ना, मूंगा आदि ये सारे जो है वो रियल स्टोन्स भी मिले हैं और इनका प्रयोग जो है वो आभूषणों में लिया जाता है। और हाथीदांत, हड्डी और मिट्टी के भी बने हुए बहुत सारे आभूषण जो है इस सभ्यता में मिलते हैं। और इसमें धातु के द्वारा बर्तन और औजार बनाने की कला भी उन्नत अवस्था में थी। इसमें तांबे का प्रयोग जो है वो प्रचुरता से किया जाता था। चांदी के तो केवल 3 ही बर्तन मिले हैं लेकिन तांबे और पीतल के बर्तन जो है वो बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। और धातु निर्मित औजारों में तांबे से बनी आरी भी
मिली है और इस आरी में दांते भी बने हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि बढ़ई का शिल्प सैंधव सभ्यता में भली भांति विकसित हो चुका था। अवशेषों में परशु, तलवार, कटार, धनुष बाण, बर्छी, भाला इस तरह के हथियार भी मिले हैं जो तांबे और पीतल के बने हुए हैं। धातु कला में बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति जो है वो बहुत उत्कृष्ट मानी जाती है और इसमें जो है वो बहुत सारे आभूषण बनाए गए हैं और उसका जो केश सज्जा बताया गया है वो अत्यंत ही सुंदर है। मिट्टी के बने हुए खिलौने भी मिले हैं जो पशु आकृति के हैं और एक डंडे के ऊपर नीचे दौड़ते हैं और उनके गर्दन भी हिलती है, हाथ पैर भी खींचने से हिलते हैं। इस तरह के खिलौने भी उस काल में मिले हैं। तो निश्चित रूप से सैंधव सभ्यता के समय में जो है भारतीय कला भी विकसित थी। सैंधव काल के बाद वैदिक काल में हमें इस तरह की कला का विकास जो है वो कम मिलता है और सैंधव और मौर्य काल की कृतियों के बीच में लगभग जो है वो 1500 वर्षों का एक ऐसा काल आ जाता है जिसमें कि कला का हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। मेगास्थनीज ने जो, क्योंकि मेगास्थनीज जो है वो ग्रीक एम्बेसडर था और वो मौर्य काल में पाटलिपुत्र आकर रहा था। उसने जो है इंडिका पुस्तक लिखी थी और उसने मौर्य कला का अद्वितीय प्रमाण उपलब्ध कराया है और मौर्य पीरियड से लेकर और गुप्त पीरियड तक बौद्ध स्थापत्य और हिंदू मंदिरों का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म जो है वो उसकी प्रधानता रही है और भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रसारण के लिए किया गया और 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर लगभग 3rd सेंचुरी एडी तक बौद्ध कला का विस्मयकारी विकास हुआ और जो इसमें निहित आध्यात्मिकता थी वो कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुई और मौर्य काल के अनेक अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं और उससे उस युग की नगर रचना, बौद्ध स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाएं, स्तंभ और मूर्ति निर्माण कला में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य सम्राटों की राजधानी थी और ये एक बहुत ही विशाल नगरी थी और जब निकेटर राजा सेल्यूकस निकेटर भारत आया था तो उसने जो है माफी चाहूंगी इसमें सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जब भारत आया था तो उसने ये लिखा कि वो लगभग 303 एडी में भारत आया था, 303 बीसी में वो भारत आया था और वो कई सालों तक यहाँ रहा। उसने अपनी यात्रा में जिस नगरी का वर्णन किया है उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे पहले ये कि पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बना हुआ था और इसका विकास एक रेक्टेंगल के रूप में किया गया था। लंबाई में जो है ये 9 फीट है और चौड़ाई में लगभग 1 मील। ये जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके चारों ओर जो है नगरी के चारों ओर एक लकड़ी की, एक मोटी लकड़ी की दीवार बनी हुई थी और उस दीवार के बाहर चारों तरफ जो एक खाई बनाई गई थी जो 60 फीट गहरी थी और 600 फीट चौड़ी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी होगी। 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी जो है ये 2 काम करते हैं। एक तो गंदा पानी बहाने के लिए इसमें काम आता था, दूसरा ये सुरक्षा, शहर को सुरक्षा प्रदान करती है।
लकड़ी के ये जो दीवार थी इसमें आने जाने के लिए 64 जो है द्वार बने हुए थे और 550 से ज्यादा बुर्ज इसमें बनाए गए थे। तो पाटलिपुत्र जो है वो एक बहुत विशाल नगरी थी और एक इसकी परिकल्पना एक सुदृढ़ दुर्ग के रूप में की गई। इसमें मौर्य काल में जो है ज्यादातर जो मकान बने हुए हैं उसमें जो नदी के किनारे हैं वो लकड़ी के इसमें बनाए गए हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि जो है वो समय समय पर जब बारिश बहुत तेज होती थी तो नदियां उफर कर उसका पानी जो है सारा किनारे पर आ जाता था। तो वो वहां पर जनरली अल्पकालीन बिल्डिंग्स बनती थी लकड़ी की, लेकिन जो मैदानी इलाके फ्लैट सर्फेस होते थे वहां पर ईंटों से जो है वो मकान बनाया जाता है। और कौटिल्य के पुस्तक के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुरूप जो है वो ये निश्चित किया गया था कि शहर में कहाँ राजप्रसाद होना चाहिए, कहाँ मंत्रियों के रहने का स्थान होना चाहिए, कहाँ पर जो है वो हस्तशाला कोष्ठागार होने चाहिए और पर्णशालाएं भी हो, शिल्पी और क्षत्रियों का निवास स्थान कहाँ हो, वैश्यों के कारोबार का स्थल कहाँ हो और ऊँटों और गायों को कहाँ रखा जाए, गधों को, रथों की शालाएं कहाँ हो। ये सब जो है शिल्पी और कवच बनाने वाले शिल्पी शूद्र कहाँ रहेंगे, ये सारी जो है वो उसमें व्यवस्था विस्तार से जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। संभवतः जो है पाटलिपुत्र में भी ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि इसमें ये भी कहा है कि परिवार कुएं खोदे जाए और 10 परिवार में एक कुआं होना चाहिए और नगर में धान्य, चीनी, नमक, तेल इतनी संख्या में संचित किए जाए कि अनेक वर्षों के लिए ये पर्याप्त हो, ताकि अगर कोई ऐसी अवस्था हो युद्ध की या कोई अकाल की तो उसमें लोगों को किसी प्रकार की भी कमी नहीं हो। काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा आदि जो मौर्य युग के अन्य नगरों के निर्माण हुए वो भी संभवतः इसी ढंग से किए गए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौर्य युग के नगरों का निर्माण एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार किया जाता था और इसमें विविध व्यवसायों के लिए पृथक जो है वो स्थान सुरक्षित किए गए थे। अब इसके बाद बुद्धिस्ट जो कला है स्तूप, विहार, चैत्य वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।